नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय है क्योंकि आज 99 पायदान पर हैं हम किरदार ज़िंदगी को लेकर। आज के एपिसोड से पहले यानी कि 98 किरदार हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं और आज 99 किरदार के साथ मैं रूबरू हूँ। समय बीतता है, पल बीतता है, साल, हर चीज़ बीतता है, लेकिन बीतते वक़्त से यदि हम कुछ सीखते हैं, कुछ पाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो समय हमेशा साथ देता है। एक ऐसी महिला को आज लेकर आई हूँ आपसे मिलवाने, जो महिला अ, मैं कहूँगी कि अपने आप में उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत हिम्मत दिखाई। आजकल के ज़माने में कहा जाता है कि जो बहुएँ होती हैं वो सास को नहीं देखती या मायके की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है, लेकिन जिस महिला से मैं आज आपको मिलवाने आई हूँ, वो उन महिला ने अपनी दोनों माँओं का भरपूर ख़्याल रखा है और दोनों माँओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, यानी कि सासू माँ और स्वयं की माँ। ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहती हूँ और बहुत कुछ है उनके संघर्ष की कथा है। अ, कैसे एक साधारण गृहिणी से डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल बनी। जी हाँ, जिस शख्सियत से आज मिलवाने आई हूँ, उनका नाम है डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल, जो कि हमारे साथ लखनऊ से पधारी हैं। आप क्लासिकल होम्योपैथी की फिजिशियन हैं और बहुत कुछ उनसे बात करनी है हमें, बहुत कुछ उनके बारे में जानना है और सबसे अच्छी बात है कि गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, बहुत कुछ करती भी हैं और इसी श्रृंखला में उन्हें डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से नवाज़ा गया है और बहुत सारे उनसे संघर्ष की बातें करेंगे क्योंकि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो महिला जब सशक्त होती है तो उसके पीछे संघर्ष की एक बड़ी गाथा होती है। तो बहुत कुछ हम उनसे बात करेंगे और आज कुछ ऐसे छोटी-छोटी बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे, जिसका घरेलू उपचार भी किया जा सकता है या होम्योपैथिक के माध्यम से हम कुछ दवाइयाँ अपने घर में भी रख सकते हैं। तमाम वो सारी बातें हैं जो हम डॉक्टर सुप्रिया से आज करने वाले हैं और चलिए उनको हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। 2 माँओं का आशीर्वाद लेकर यहाँ तक पहुँची हैं डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल और उनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन है डॉक्टर सुप्रिया, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वैभवी जी, नमस्कार बाकी सभी श्रोता। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं आपके कई किरदारों को सुन चुकी हूँ और आज इस मंच पे हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा कार्य भी इस लायक है कि आप मेरे को सुने और समझें। डॉक्टर सुप्रिया, सबसे पहले तो पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और हमसे बात करने के लिए आपने अपनी सहमति जताई। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपको सुनने के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ हमारे साथ हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आदरणीय भाई साहब। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और पूनम जी, आपका विशेष आभार क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे किरदार जयपुर की गली से होते हुए पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को आप शेयर करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सुप्रिया जी, मुझे लगता है कि आपको हैंड फ्री निकाल देना चाहिए क्योंकि आवाज़ गूंज रही है। अच्छा, एक जी। मिनट। हेलो। जी। हेलो। जी, आवाज़ आ सही रही आ है, रही आ है रही है। आवाज़? हाँ जी, आ रही है। जब तक सुप्रिया जी सेटल डाउन होती हैं। जी,
सुप्रिया जी, जैसे कि कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और आपने अपने परिचय में लिखा कि आपके पति ने बहुत सहयोग किया, आपकी 2 बेटियाँ भी हैं, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। लेकिन जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा परिवार के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परिवार हमारे जीवन की धुरी है, जिसमें हमें घूमना होता है पूरे जीवन। तो परिवार बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। तो मैं यहीं से चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम करें। आप अपने परिवार के बारे में, अपनी मम्मी के बारे में, अपने जो भाई-बहन हैं या जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। वैभवी जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से रही। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जियोफिजिस्ट थे जीएसआई में, और काफ़ी उनके स्थानांतरण होते रहते थे, तो हम लोग काफ़ी जगहों पे रहे उसी कारण से। और मेरी स्कूलिंग जो है वो केंद्रीय विद्यालय में हुई, और 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय में ही रही मैं। मेरे पिताजी जो हैं वो शौकिया पढ़ते थे होम्योपैथी, और दवा देते थे, और काफ़ी अच्छा उनका हाथ था उसमें। तो उन्हीं से देखती रही बचपन से, तो एक होम्योपैथ बनने का मन हमेशा रहा। और धीरे धीरे उनसे दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में सुनती रही, पढ़ती रही। और जब सब्जेक्ट लेने का समय आया तो मैंने साइंस लिया बायो के साथ। मेरी माँ जो हैं वो वैसे तो एमए हैं, उस समय में जब लोग सोचते नहीं थे कि एमए भी किया जा सकता है, लेकिन उनके पास बहुत सारे चांसेस ऐसे आए कि वो पोस्ट ग्रेजुएट थी उस टाइम में, और उनको जॉब देने के लिए स्कूल वाले लोग घर पे आते थे कि आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उन्होंने हम लोगों की परवरिश के लिए कभी भी आगे ये कदम नहीं बढ़ाया कि मैं पहले बच्चों को देखूंगी। हम 3 भाई बहन हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन सुरभि श्रीवास्तव जो एज अ प्रिंसिपल रिटायर हुई हैं, और मेरे ब्रदर जो हैं वो अ, इस वक्त चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं हुंडई में, लखनऊ में। और मैं आपके सामने बीएचएमएस होम्योपैथिक फिजिशियन। और हमारा हमेशा से जॉइंट फैमिली रही, तो जो भी संस्कार और नैतिकता का ज्ञान मिला वो हमेशा परिवार से ही मिलता रहा। और पिताजी का, जैसे मैंने बताया, उनको शौक था होम्योपैथी का। उन्होंने बहुत कभी भी फीस नहीं लेते थे। बेवक्त लोग आते थे दवा लेने, तब भी वो दवा देने के लिए तत्पर रहते थे। तो उसके लिए वो चीज़ें देखते देखते बड़े हुए हम लोग, और मैंने उसको एक अपना आधार बना लिया कि मुझे भी यही करना है। और मैं आज भी, कोई भी वक्त बेवक्त आता है, अगर मैं हूँ घर पे तो मैं उसको ज़रूर दवा दूंगी, उसकी जांच करूंगी, और अगर ज़रूरत है तो उसको हॉस्पिटल तक भी ले जाने का प्रयास करती हूँ। बाकी मेरी जो भाभी हैं वो एक टीचर हैं डीपीएस में लखनऊ में। और मेरी बेटियां हैं 2। बड़ी बेटी सीए कर रही है, अभी आर्टिकलशिप चल रही है। और छोटी बेटी बीटेक आर्किटेक्चर कर रही है बॉम्बे से, नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट से। ये हमारा परिवार है। पिताजी अब नहीं हैं, माँ हैं, और माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। जैसा कि आपने कहा, 2 माँओं को साथ लेके चली हूँ। मेरी सासू माँ तो अब नहीं रही, लेकिन वाकई में माँओं का आशीर्वाद ही है जो इस जगह पे आज मैं पहुँची।
बिल्कुल सही कहा आपने, आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत है और हमारे साथ सभी दर्शक धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। आयुषी शेखावत हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी बने रहें, जुड़े रहें और वाक़ई गुलशन ग्रोवर ये सिनेमा वाले नहीं हैं राजेंद्र भाई साहब, और ये हमारे बहुत प्रिय हैं। गुलशन ग्रोवर जी से डरिए मत। हमारे दर्शक हैं और हमारे श्रोता हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि परिवार का जो सहयोग होता है वो हर व्यक्ति की ऊर्जा है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए परिवार का मजबूत होना, परिवार का सहयोग होना, ये बहुत अहमियत वाली बात है, बहुत ज़रूरी भी है। जैसा कि आपने बताया कि जो डिज़ीज़ होती हैं, जो क्रोनिक डिज़ीज़ हैं, उनको उनके ऊपर आपको काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, उनके ऊपर आप काम भी करते हो। आप कुछ उन बच्चों के लिए भी काम करते हो जो मतलब या उस उन पेशेंटों के लिए जो फ़ीस नहीं भर पाते। तो हेमोपैथिक की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा महँगी भी नहीं होती। और जी मुझे जी। याद है कि जो मीठी-मीठी गोलियाँ होती हैं, वो तो हम ऐसे ही बचपन में खा जाया करते थे, हमें पता ही नहीं था। बस वो मीठी लगती थी इसलिए हम खाते थे कि चलो रखी है तो चलो 2-4 खा लें, कुछ होता नहीं है। तो एक भ्रांति है कि भ्रांति है या जो भी है, आज हम इस मंच के माध्यम से उस बात को भी क्लियर करेंगे कि जो होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं, क्या वो एक्सपायरी होती हैं? उसकी भी कोई एक्सपायर डेट है? या वो जो दवाइयाँ अगर हमने गलती से खा ली तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? ये इस बात को भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या होती है? जो आप डॉक्टर हो उसके, तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम कार्यक्रम को आगे लेकर जाएँगे और जो आपका स्ट्रगल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूँकि आप एक डॉक्टर हो और क्लासिकल डॉक्टर हो, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएँ। वैभवी जी, होम्योपैथी में दो विधाएं हैं। एक प्रेडिक्टिव है, एक क्लासिकल है। क्लासिकल होम्योपैथी वो है जो डॉक्टर हैनीमैन ने स्टार्ट करी थी, और जिसमें हम एक व्यक्ति विशेष के मानसिक, शारीरिक और कोई जो उस व्यक्ति विशेष के खास सिम्टम्स हैं उन पे काम करते हैं। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी कहते हैं आज की भाषा में। तो क्लासिकल होम्योपैथी का जहाँ तक वो है, वो हर डिजीज़ में, चाहे वो एक्यूट हो, जो कि एक्यूट डिजीज़ यानी जो कि थोड़े समय के लिए रहती है, जैसे खांसी जुकाम बुखार, या क्रॉनिक डिजीज़ेस जैसे टीबी हो गया, सोरियासिस हो गया, आपका अस्थमा हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। विटिलिगो आज की मेन प्रॉब्लम है, विटिलिगो। आपको ये स्किन डिजीजेस जैसे हो जाती हैं, उसमें बहुत ही कारगर है क्लासिकल अप्रोच, क्योंकि उसमें ये हम पेशेंट विटिलिगो को, क्या है? जिसको आप ल्यूकोडर्मा कहते हैं, वो उसका साइंटिफिक नेम जो है वो विटिलिगो है। तो वो चीज़ें हम लोग क्योर करते हैं, और मेरे अपने सोरियासिस और विटिलिगो के कम से कम 20 केसेस हैं जो क्योर्ड हैं। और आजकल की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है, जिसमें आजकल ज़्यादातर स्किन डिजीज़ेस प्रेवलेंट हैं, तो उसमें होम्योपैथी बहुत कारगर होती है। प्रेडिक्टिव विधा वाले भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कारगर नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें जो है थोड़ा पीरियोडिसिटी आ जाती है कि कुछ समय तो चीज़ें सही चलेंगी, लेकिन आगे चल के वो वापस आएगी और कुछ अलग नेचर लेके आएगी डिजीज़। तो ये डिफरेंस है क्लासिकल और प्रेडिक्टिव में। तो डॉक्टर सुप्रिया, इस बात की आपने जानकारी दी कि क्लासिकल होम्योपैथी क्या होती है और जो अच्छा
आवाज़ की प्रॉब्लम है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आवाज़ की प्रॉब्लम है। अ, अच्छा। आवाज़ तो आ रही है, आवाज़ आ रही है। दरअसल जो बातें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि कुछ क्रोनिकल डिज़ीज़ होती हैं, तो क्या होम्योपैथी में इस डिज़ीज़ का इलाज संभव है, या थोड़ा-सा वक़्त देना पड़ता है, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयाँ जो है वो धीरे-धीरे असर करती हैं? देखिए, होम्योपैथी में सबसे बड़ी चीज़ है पोटेंसी। जैसे आप लोग दवाइयाँ खाते हैं 30-100 की पोटेंसीज़ में मिलती है, 1000 में मिलती है। एक पोटेंसी होती है एलएन। एलएन जो है रोमन नंबर है, जो कि 50 मिलीसिमल कहा जाता है। वो जो दवाइयाँ होती हैं, वो बहुत अच्छे से जल्दी काम करती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं। थोड़ा समय देखिए बिल्कुल लगता है, वो चाहे एलोपैथी हो चाहे होम्योपैथी हो, आपका डायग्नोसिस और आपका जो भी क्राइटेरिया है मेडिसिन देने का, वो सही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हर बीमारी का इलाज है हमारे पास। हाँ, जहाँ पे ऐसा है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं या एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली एलोपैथी में ही जाना पड़ता है, जहाँ सर्जरी वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे साथ हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ राजीव जी, स्वागत करती हूँ। कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बूंदी बूंदी जो जिसको हम खाते हैं बहुत शौक से, तो बूंदी इनकी नगरी है जहाँ से ये जुड़े हैं, और मज़े की बात ये है कि किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके हैं। तो बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। आपने बताया कि कुछ जो डिज़ीज़ हैं, जो अ, जो क्रोनिक हैं, तो क्या धैर्य रखने की ज़रूरत है? होम्योपैथी से अगर हम चल रहे हैं, तो पेशेंस रखना देखो, पड़ेगा? पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे 1 से 1.5 महीने के उपक्रम में ही। आपको अपने ही उसमें चेंजेस नज़र आएंगे। थोड़े छोटे छोटे कदम लेके ही आगे बढ़ते हैं, तभी नीचे से जड़ से हम किसी रोग को ख़त्म कर पाते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ कि जब बच्चा छोटा नवजात शिशु होता है, तो हम लोग कैल्केरिया देते हैं, जब उसके दाँत आते हैं। तो वो भी होम्योपैथी का एक रूप है, होम्योपैथी की दवाई है वो। और जी। उसके अलावा क्या छोटे बच्चों को होम्योपैथी की दवाइयाँ देना सही है, या उसको देने से उनको कोई जल्दी आराम मिले, या क्योंकि छोटे बच्चे को ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयाँ देना भी ठीक नहीं है। तो उस सूरत जी, में आप एज़ अ डॉक्टर क्या कहना चाहती हैं? देखिए वैभवी जी, बच्चे जब छोटे होते हैं, होम्योपैथी उनके लिए एक रामबाण है। क्योंकि होम्योपैथी, कोई भी व्यक्ति है, बच्चे खासतौर से उनकी इम्यूनिटी जो डेवलप होनी होती है वो बचपन में होती है। तो होम्योपैथी उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम अच्छा सहयोग देती है और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अगर बच्चों को बचपन से होम्योपैथी पे रखा जाए, जैसा कि मेरी बच्चियां हैं, वो होम्योपैथी पे ही रही हैं, तो वो आज के वक्त में वो मना कर देती हैं एलोपैथी लेने से, कि नहीं आप ही दवा दीजिए, क्योंकि उनको ये भरोसा आ चुका है कि हमारी तबीयत अगर ख़राब हुई है तो इसी से सही होगी। तो ये जो विश्वास है, ये सब में आना चाहिए। थोड़ा पैनिक ना हो माँ बाप, तो डेफिनेटली होम्योपैथी बहुत सहयोग करती है बच्चों की इम्यूनिटी में और बहुत बहुत बढ़िया। आगे। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने कही, कुछ दवाइयों के बारे में हम और ज़िक्र करेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर होने के साथ-साथ आप एक महिला भी हैं, और महिला डॉक्टर तब बनती है जब घर का सहयोग मिलता है। जब सारा वातावरण अच्छा होता है, तो क्या कुछ
संघर्ष रहा आपके आगे बढ़ने में, या क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा जब आपने डिसीजन लिया कि बच्चे को भी पालना है, डॉक्टर की पढ़ाई भी करनी है बाकी, क्योंकि जी भाई साहब आपने सही लिखा है, होम्योपैथी देर से असर करती है लेकिन असर ज़रूर करती है। और होम्योपैथी की कुछ दवाइयों के बारे में भी हम ज़िक्र करेंगे। तो सुप्रिया जी, कितना आसान रहा और कितना मुश्किल रहा आपका सफ़र? देखिए, जब मैंने मेरी शादी हो गई थी, जब मैंने अपना सोचा था कि मैं आगे पढ़ूंगी या कुछ, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी मेरे लिए कोई रोड़ा नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। चूँकि मुझे पैथी का शौक था, तो मैं दवाइयाँ अपने ही घर में देती रहती थी। तो उन्होंने ये बात कही कि भाई तुम्हें इतना शौक है तो आप जो है एक बीएचएमएस की डिग्री कर लीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन उस वक्त पे मेरे बच्चे दोनों छोटे थे, दोनों बेटियां। तो वो उनको छोड़ के मुझे एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था। लेकिन मैंने उसको कैरी ऑन करा और पढ़ती रही। और सबका सहयोग, मेरे बच्चों ने भी मेरा बहुत सहयोग किया। मेरी माँ मेरे पास रहती थी आके कि बच्चों का ध्यान रख सकें। और मेरी मदर इन लॉ जो कि रोगग्रस्त थी, उनको लिवर सिरोसिस था, उनका भी ध्यान रखना होता था। लेकिन दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए मैंने कोशिश करी कि अपना 100% दे पाऊँ। और भगवान की कृपा रही और माँओं का आशीर्वाद रहा कि किसी भी ईयर में 80% से कम मार्क्स नहीं आए। तो इसी तरीके से चलते रहे। बच्चों ने भी बहुत सेक्रीफाइस करा, बहुत साथ दिया। और हस्बैंड ने भी बच्चों को संभालने में कोई कसर नहीं रखी। और मेरे को एक एक दो दो महीना एग्ज़ाम होते थे, तब वो कोई भी काम मैं नहीं करती थी, जाती थी पेपर्स देने। तो पेपर दे के वापस आती थी तो बच्चे जैसे खिल जाते थे, तो वो एक सेटिस्फैक्शन आता था। और जब मेरा रिजल्ट आता था, मेरे मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे खुश होते थे, मेरी माएँ खुश होती थी, मेरे हस्बैंड खुश होते थे। वो 4 लोगों को बताते थे, देखो 25 साल बाद कर रही है। तो ये स्ट्रगल रहा। लेकिन सामंजस्य बैठाना हर महिला का सर्वोपरि धर्म होता है। और मेरे लिए मेरी सास जो थी, वो मेरी माँ ही थी। और मैंने कभी भी उनको सास नहीं समझा, क्योंकि माँ तो माँ ही है। और कभी भी ना ये रहा कि वो डांट दें या मेरी माँ डांट दें तो मेरे को बुरा लगे। कभी ये चीज़ मैंने फील ही नहीं करी अंदर से। मुझे हमेशा लगता था कि ये डांट रही हैं तो हमारे भले के लिए। तो इस उसके साथ आगे बढ़ती रही और आज आपके सामने हूँ। आज आप हमारे सामने हैं और बहुत सारे दर्शक, आपकी बेटियाँ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिका, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। अ, अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारे किरदार में ख़ास बात ये रही है कि हम हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व को लेकर आते हैं। तो आज आपको हमने इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि जो महिलाएँ होती हैं वो बड़ी जद्दोजहद से आगे बढ़ती हैं। और इतना आसान नहीं होता घर को सँभालना, बच्चे को सँभालना, उसके बाद आप किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ती हैं। तो वैसी महिलाओं को, वैसे लोगों को प्रोत्साहन अगर हम ना दें, तो हमारे मुझे लगता है कि हमारे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसीलिए हमने हमेशा कोशिश की है कि हम उन लोगों को तवज्जो दें, उन लोगों को हम अपने कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करें, जो वाक़ई
जिन्होंने बहुत कुछ अपने संघर्ष के साथ किया है और आपके बारे में तमाम लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल भी हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को लेकर कुछ जीवन में करने की कोशिश की है। ये प्रेरणा की बात है महिलाओं के लिए खासकर। तो घर परिवार का साथ, परिवार का सहयोग और माता-पिता का जो आशीर्वाद है, वो सब है। आपकी बिटिया आपके साथ जुड़ी हुई है, इस वक़्त हमारे साथ जुड़ी हुई है कार्यक्रम में। तो समझ में आता है कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है और बच्चे प्राउड फ़ील करते हैं जब लगता है कि हाँ, मम्मा कुछ अच्छा कर रही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी प्राउड फ़ील करते हैं कि हाँ, मम्मा आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो। तो ये स्वाभाविक है परिवार से इस तरह का सहयोग मिलना। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि कामकाजी महिला पर दोहरी ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही बात है, घर सँभालना। हमारे साथ कार्यक्रम हमारे हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के कर्ता-धर्ता जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और इसी तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। और वाक़ई दोहरी ज़िम्मेदारी होती है देखिए महिलाओं के ऊपर। तो हम संघर्षों की अगर बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कई बार घर को सँभालना और बाहर देखना बड़ा उलझन जैसा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब छोड़ दें, नहीं होता अब। तो वैसी परिस्थिति में आप ने अगर कुछ इस तरह की मानसिकता बनाई हो, कुछ ऐसा सोचा हो या नहीं सोचा है, तो क्या सोचा था आपने? ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ, क्योंकि महिलाएँ इसे बड़े गौर से देख रही हैं। महिलाओं धीरे-धीरे ये महिलाएँ कार्यक्रम और आगे देखेंगी, तो उनके लिए भी एक संदेशात्मक बात इस कार्यक्रम के माध्यम से निकलनी चाहिए कि जब लगे दिमाग हौच-पौच हो गया है, अब घर नहीं सँभाला जाता या बाहर नहीं सँभाला जाता, दोनों को तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल है। तो वैसे में पेशेंस किस तरह से रखना चाहिए? देखिए हर महिला की ज़िंदगी में ये वक्त ज़रूर आता है, वो चाहे एक गृहिणी हो और चाहे एक वर्किंग वुमन हो। ऐसे में मैं जो अपने साथ के लोगों को या कोई भी महिलाएं जो मेरे से कनेक्ट होती हैं उनको यही कहती हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है आपका संघर्ष। जब ये लग रहा है कि कहीं कुछ नहीं है, हटाओ छोड़ो, तो उस वक्त है भगवान, उनसे नाता जोड़िए और उनसे अपनी बात कहिए। वहाँ आपको ज़रूर एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। जो पॉजिटिविटी वहाँ से मिलेगी वो बहुत ही कहिए कारगर सिद्ध होती है और आपको एक स्ट्रॉन्ग फीमेल की तरह बाहर लेके आती है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है कि किसी तरह के संघर्ष में आप पड़ें। फिर तो इजी लाइफ वाली बात है ना। और जो जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं, आप खुद हैं, तो बच्चों के साथ घर बाहर अपना कार्य सब में सामंजस्य बैठाना एक महिला बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। हाँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में वो ज़रूर ये कहती है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया, लेकिन नेक्स्ट डे वो वापस उसी एनर्जी के साथ जुड़ अपने काम में लग जाती है, सुबह से लेकर रात तक। तो ये जो भगवान का दिया हुआ जो स्ट्रेंथ है उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें पूर्णता के साथ जुड़े रहिए और कभी भी मुड़ के मत देखिए। अपने परिवार से आप अच्छा जो वो बोल रहे हैं आपके लिए, जो आपके आगे बढ़ने के लिए आपके पीछे खड़े हैं, उनको देखिए और आगे बढ़िए। बाकी बहुत बढ़िया। ये सब जो है वो अपने अपने को सक्षम करने के लिए है। और आप अपने को अगर पॉजिटिव नोट पे रखेंगे तो कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हमको इस पद से हटना है। बिल्कुल सही कहा आपने सुप्रिया जी। कई बार ऐसा होता है
कि हम थोड़े हताश हो जाते हैं, लेकिन डिगना नहीं है, क्योंकि जब हताशा आती है तब ईश्वर जो है वो परीक्षा की चरम सीमा पर हमें रखता है, और उस समय वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है कि हम अपने रास्ते में अडिग हैं या फिर हम अपने आप को पीछे धकेलने की कोशिश करें। हमारे साथ कन्हैया लाल भ्रमर जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। और पूनम जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। आपकी बिटिया ने एक बहुत सुंदर संदेश भेजा है, उन्होंने आपके लिए सुपर वुमन लिखा है, और लिखा है कि जब आप परीक्षा दे रही थी होम्योपैथी की, जब आपका कोर्स चल रहा था तो एक एक्सीडेंट भी हुआ जिससे आपको काफ़ी पेन था, उनको चिकन पॉक्स हो गया, इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ आपने परीक्षा दी और आप पास हुए। और ये जो धैर्य और ये जो सहन शक्ति और ये सब कुछ होता है, एक माँ के अंदर कूट-कूट कर भगवान भर के भेजते हैं। और हमारे साथ सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, एक ही गुज़ारिश करती हूँ सुप्रिया जी। क्रोनिक डिज़ीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये जो सोराइसिस है, सोराइसिस बहुत तरह की होती है। बिल्कुल। लाल-लाल चकत्ते हो जाते हैं पूरे सोरियासिस शरीर में। देख जी, उसके अलावा विटिलिगो और अर्टिकेरिया, तो ये सब अगर है, अर्टिकेरिया क्या है वो भी हमारे दर्शकों को आप बताएँ, और इन सब की दवाइयाँ क्या हैं जो हम अपने घर में रख सकते हैं? अगर आप चाहें तो हमें बता सकती हैं। जी। देखिए, जैसे आपने बात की सोरियासिस की, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माना जाता है। तो ऑटो इम्यून में खाली उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं एलोपैथी में, या पेन किलर्स दिए जाते हैं, ट्यूब्स दिए जाते हैं। अब चूँकि मैं क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो मैं ऑइंटमेंट कभी भी रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सप्रेशन पे काम करता है। अब जो आप कह रही हैं कि कुछ दवाइयाँ ऐसी जो कि सोरियासिस के लिए आप इन जनरल कोई भी दवा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका हमें बेसिस पता होना चाहिए कि क्या वजह है सोरियासिस की आपके शरीर में कुछ आने की। एलर्जी भी होती है इस सोरियासिस होने की वजह से, मतलब सिम्पटम होता है एलर्जी होने का, या कोई ऐसी चीज हम खा रहे हैं जिसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है, ऐसा भी होता जी, है क्या? जी, बिल्कुल। कई लोगों को एलर्जी होती है आलू से, किसी को मशरूम से। तो ये इन उनको पता नहीं है, लेकिन वो खा रहे हैं तब कुछ हो रहा है। और वही होते होते आप खाए जा रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, आप सप्रेस कर रहे हैं, कोई दवा खा रहे हैं, तो वो बढ़ते बढ़ते सोरियासिस का रूप ले लेती है। तो उसमें एक्जिमा जैसे हो जाता है। तो एक्जिमा अगर आपने ट्रीट नहीं करा इनिशियल स्टेज पे, तो वो एक सोरियासिस के फॉर्म में भी आगे आ सकता है। तो ऐसे ही अ, जैसे ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो जिसका बात है, तो विटिलिगो के लिए भी ये सब जो हैं वो, इसका हमें बेसिस पता होना चाहिए कि ये शुरू कब और कैसे हुआ। तो उसके लिए कोई ऐसे इन जनरल दवा या ट्यूब नहीं लगानी चाहिए, सिवाय डॉक्टरी सलाह के बाद। तो इनको ज़रा सा ध्यान में रखें। बाकी जनरल जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, उल्टी की, दस्त की, या गैस बन रही है, या मान लीजिए खांसी ज़ुकाम है, बुखार है, तो हमारे या फिर बायोकेमिकली। या फिर या फिर बीपी लो और हाई की बड़ी प्रॉब्लम होती है घर में, तो उसकी भी अगर जो जनरल दवाइयाँ हैं जो हम घर में रख सकते हैं, उसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। जी, बिल्कुल। जैसे बीपी लो हुआ, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर जो हैं वो मदर टिंचर्स देते हैं। तो उसमें एक मदर टिंचर आता है लो बीपी के लिए, WSI का, श्वाबे इंडिया का, एसेंशिया ऑरिया। तो वो ज़रूर रखें। कभी भी बीपी लो हो तो उसको ज़रूर लें। या टोनी कार्ड आता है SBL का, जिनको लो बीपी
उनके साथ एंजाइना की भी प्रॉब्लम है, वो तो ये डायग्राम। मदर टीचर जो है वो कोई 30 ऑन्स या कुछ इस तरह से नहीं, है? वो क्यू होता है। मदर क्यू? टीचर ओके। हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। क्यू। तो ये बीपी लो के इस, लिए है, बीपी लो के लिए। हाँ जी, बीपी लो हो तो आप एसेंशिया ऑरिया है शुआबे इंडिया की, वो रख सकते हैं और वो ले सकते हैं। एसबीएल की टोनी कार्ड आती है जो कि बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको ले सकते हैं। एसेंशिया। ऐसे ही जो, एसेंशिया भी क्यू? वो भी क्यू? हाँ, एसेंशिया ऑरिया क्यू में ही आती है। और जैसे कई लोगों को आजकल नींद ना आने की बीमारी है, नींद नहीं आती है, उसके लिए दवा मदर टिंचर है पैसिफ्लोरा क्यू। तो पैसिफ्लोरा की 10 बूंद चौथाई कप पानी में पी लें, आराम से नींद आएगी और आप अच्छे से सो पाएंगे और सुबह फ्रेश होंगे। ऐसे और बहुत सारी बायोकेमिक दवाइयाँ भी हैं जिन, हेम्योपैथी की दवाइयों में कोई टेंशन फ्री होने की भी दवाई है क्या? जो किसकी? आजकल लोगों को टेंशन होती रहती है। हाँ, एंजाइटी आज का बहुत बड़ा वो है। तो बायोकेमिक में एक नंबर आता है जो कि डॉक्टर सुप्रिया, आपके लिए एक प्रश्न आया है, अभी आप इसका उत्तर दे दें, उसके बाद मैं एक प्रश्न रखूंगी कि कि प्रोस्टेट का इलाज है क्या होम्योपैथी में? बिल्कुल प्रोस्टेट का इलाज है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इनिशियल स्टार्ट है या सेकेंड या थर्ड फेज है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है, डेफिनेटली है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट होगा उसका। नॉर्मल इन जनरल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो दवाइयाँ हैं जो कि उसको रेगुलेट करेंगी। काफ़ी लोग जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो शायद जानते भी हों कि सेरुलाटा, सबल सेरुलाटा करके दवाई काफ़ी लोग लेते हैं। तो वो लेकिन ऐसे दवा लेने से अच्छा है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वाले को अप्रोच करें। और अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो मेरा नंबर बता सकती हूँ मैं, आप में से ऑनलाइन भी बातचीत कर सकते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। जी, आप अपना नंबर बताएं। 99 84 एक मिनट। 60 50 21। मैं मेंशन कर देती हूँ। तो ये सारी बातें हैं, और हेमोपैथी में बहुत सारी चीज़ों का इलाज भी होता है, और लेकिन वही बात है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो उल्टी वगैरह देखिए, की कौन-सी धैर्य बेसिक तो हर, दवाइयाँ हैं जो हम घर में रख सकते हैं? जी देखिए, जैसे जनरल उल्टी हो रही दवाइयों है, में, या आजकल गर्मी बहुत है, लू लग गई है, या गर्मी की वजह से बुखार आना, ये सब चीज़ें आम बात है, कॉमन चीज़ें चल रही हैं आजकल घरों में। तो उसके लिए देखिए क्या? आजकल जी। आजकल सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि लोग गूगल पढ़ के दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन गूगल पढ़ के दवाइयाँ ना लें। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें, किसी ना किसी फिजिशियन से ज़रूर संपर्क करें। और इन जनरल जैसे दवाइयाँ होती हैं गैस के लिए है, तो गैस के लिए गैस बन रही है तो ऐसा फिटेगा 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। इंडाइजेशन है, अपच हो गया है, तो नक्स वोमिका 30 या 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टी हो रही हैं तो इपिकॉक 30 आप घर में रखें और उसको ले सकते हैं, उससे आपकी उल्टियाँ चेक हो सकती हैं। या लूज मोशंस हो रहे हैं, दस्त लग गए हैं, तो चाइना 30 रखें घर में। खड़खड़ वाली खांसी जो होती है उसके लिए, जैसे कफ सीने में महसूस होता है और खड़खड़ाता है,
तो उसमें ब्राइनिया 30 या 200 की दवा ले सकते हैं। और सूखी खांसी हो अगर, तो बेलाडोना 30 या 200। चोट लग गई, कोई इंजरी है, अंदरूनी दर्द है या फूल गया है, तो आर्निका 30 या 200 ले सकते हैं। तो दवाइयों की फ़हरिस्त तो बहुत सारी है, लेकिन इन जनरल आप ये दवाइयाँ घर पे रख सकते हैं, जो कि एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह काम करती है। एक बात और आपसे जाननी थी डॉक्टर सुप्रिया कि जो दवाइयाँ होती हैं जैसे आपने कहा कि आपके फ़ादर को शौक था, वैसे मेरे फ़ादर को भी शौक था कि वो पढ़ाई करके किताब पढ़ के वो ऐसी कोई डिग्री नहीं थी उनके पास, लेकिन किताब पढ़ के वो इलाज करते थे और बहुत कारगर इलाज उन्होंने किया है। बहुत सारी दवाइयाँ रखी हैं ऑलरेडी घर में, बहुत सारी। तो हमें नहीं पता है कि वो दवाइयाँ काम में आएँगी कि नहीं आएँगी क्योंकि एक्सपायरी नहीं पता उसकी, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, जो होम्योपैथिक की लिक्विड्स होती है उनकी एक्सपायरी नहीं होती है। जो गोलियों में होती है, अगर पिल्स पीली पड़ गई या ब्राउन हो गई, तो वो किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो अगर पिल्स हैं, वो ब्राउन हो रही हैं, डार्क ब्राउन हो जाती हैं कई बार, तो वो किसी काम की नहीं रहेगी, तो आप उसको निकाल के हटा दीजिए। और जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है। यहाँ तक कि अगर खाली शीशी भी रखी हुई है आपके पास, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप मरीज को पिला देंगे, तो वो आप उतनी ही सहायक होगी जितनी नॉर्मल मेडिसिन। अरे वाह! क्या बात! तो वो ये तो बड़ी अच्छी कितनी भी पुरानी हो, उसका वो कहते हैं ना कि जो शीशी में उसका सत होगा वो जाएगा नहीं। तो इसलिए एक्सपायरी का कोई वो नहीं होता है। हाँ, जो दवाइयाँ मिलती हैं मार्केट में उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्योंकि वो ज़रूरी है ड्रग ऑफिस के लिए, इसलिए वो लिखी रहती है, वरना कोई जी, बिल्कुल। एक्सपायरी। हाँ जी। मैंने आपका नंबर फ्लैश कर दिया है और आपके तमाम दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि आप इस नंबर पर डॉक्टर सुप्रिया से बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तमाम सभी श्रोताओं से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, जुड़े रहिए और कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। अ, डॉक्टर सुप्रिया एज़ अ वुमन क्या कुछ चैलेंज आपके साथ आया? जब आपने इतना कुछ किया अपने जीवन में जो अ, जब ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सब छोड़ दो, अब नहीं होता। तो वो एक चैलेंज हर व्यक्ति चैलेंज फेस करता है। तो आपके लिए क्या कभी कोई पैर खींचने वाला मिला जीवन में? जिसने देखिए, आगे बढ़ने के लिए रोकने की रोड़ा अटकाना जिसको कहते हैं। देखिए, एक बात कही जाती है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो रोड़े अटकाने वाले तो नहीं थे मेरे। अ, माँ, पापा, मेरी नहीं, मदर इन लॉ। घर में नहीं, बाहर के लोग भी होते हैं कई बार जब बाहर आपको के आगे नहीं लोग, बढ़ना देखिए घर की बात वैभवी नहीं जी, करती। अगर बाहर के लोगों की बातें सुनेंगे तो हम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं भी इसी उसको फॉलो करती हूँ। मैं कभी भी बाहर के लोगों की नहीं सुनती हूँ, अपने मन की सुनती हूँ और अपने परिवार के लोगों की सुनती हूँ। और मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे सपोर्ट सिस्टम में खड़े रहे। और मैं खुद एक उस मानसिकता की महिला हूँ कि हर वक्त कुछ ना कुछ तो रोड़े आएंगे ही, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर रास्ता सही है तो 100% कोई ना कोई पीछे से आवाज़ लगा के रोकना चाहेगा। लेकिन हमें वो ये इतना अपना इंटेलेक्ट रखना है कि हमें क्या करना है, हमें पीछे मुड़ के जाना है या हमें आगे। तो मेरी जहाँ तक बात है, मुझे कोई बाहरी आदमी रोक नहीं पाया।
और भगवान की कृपा से मेरे जितने भी लोगों से संपर्क हैं, वो सब मुझे प्रेरित ही करते रहे कि जो तुम कर रही हो उसमें तुम्हारे साथ है। डॉक्टर और सुप्रिया, एक उसमें एक बात जी, जी। एक उसमें बात और। सबसे, हाँ जी, बताइए आप। आप कहिए, आप कहिए। जी। अपने पटल पे जुड़ी हुई पूनम दीदी, जो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी बहुत मेरा साथ दिया, बहुत मरीज़ों से मेरी बातचीत कराई, बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वो हमेशा साथ रही मेरे। डॉक्टर सुप्रिया, मेरे मन में एक बात आई है कि जब हम एलोपैथिक के डॉक्टर होते हैं, तो उसका एक अलग रुतबा होता है। और जब आप हेमोपैथी के डॉक्टर होते हैं, तो आपको शायद कभी ये सुनने को मिले, है हेमोपैथी का डॉक्टर, अच्छा, मुझे तो लगा कोई एलोपैथी। एक कंपैरिजन होती है हमारे समाज में। तो वो जो एक कहीं ना कहीं एक हीन भावना होती है कि आप एलोपैथी के डॉक्टर हो तो आप बहुत बड़े लेवल पे हो, और आप हेमोपैथी के डॉक्टर हो तो उतना बड़ा आपका लेवल नहीं है। तो ये जो कंपैरिजन, एक एक महीन रेखा जो खिंची हुई है, जो कई बार दिखाई भी नहीं देती, कई बार दिखाई देती है, उस परिस्थिति में एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैभवी जी, ये जो महीन रेखा खींची है, ये एक सामाजिक वो बन गया है कि एलोपैथी जो पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, और जो होम्योपैथी पढ़ रहा है वो कुछ नहीं पढ़ रहा, जबकि हम वही एलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, प्लस हम अपना जो होम्योपैथिक विधा में हमारे जो काम आती है पैथोलॉजी, वो पढ़ते हैं। तो हमारी पढ़ाई तो उनसे, मतलब जो वो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ थेरेप्यूटिक भी पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो वो डबल है। तो ये अपने दिमाग में हम जहाँ रेखा बना लेंगे, तो इसलिए ये है कि वो रेखा, मैं जो भी लोग जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं या हम उनसे कम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते बराबर ही हैं। लेकिन समाज ने उनको ऐसा वो दे दिया है कि हाँ, आपको एक साझा करूँगी अपना एक्सपीरियंस। हमारे ही घर के पास एक जन बुजुर्ग थे, वो बीमार थे, और संडे था, किसी भी डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। वो मेरे पास आए हताश होके कि क्या आप चलेंगी? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगी मैं, और कोई इसमें दो राय ही नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगी। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, और मैंने जाके उनको अटेंड करा, दवाइयाँ ली, और साथ में ये भी कहा कि आप, अभी मैं दवाई दे रही हूँ, इससे ये बेटर हो जाएंगे, लेकिन आप इनको कल अस्पताल ले जाइएगा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो, अगर आप एलोपैथ हैं तो आप जो ओथ लेते हैं उस पे तो फॉलो करिए। आज एमबीबीएस डॉक्टर होके आपके पास इतना समय नहीं है कि किसी मरीज को जाके देख लें। तो यहाँ पे हमें एक वो खड़ा करना है उदाहरण कि हाँ भाई, एज अ डॉक्टर आप इंसान हैं, आप पहले जाके उनको देखिए, जो मरीज है। आपने एक हिपोक्रेटिक ओथ ली है कि भाई हम कुछ भी हो, हम अपना वो छोड़ के और जाएंगे, अटेंड करेंगे मरीज को, चाहे हम कितने भी उसमें हों, बिजी हों, तो बहुत आप बढ़िया, उसको ना छोड़ें। बहुत बढ़िया। तो यही एक जो आप फाइन लाइन कह रही हैं, इसको हमें तोड़ना है, और वो जो फाइन लाइन है वो हमारे दिमाग में है और कुछ नहीं है। और समाज समाज में जो लोग आज बेनिफिट ले रहे हैं होम्योपैथी का, वो आज खड़े हैं होम्योपैथिक के लिए, दरअसल क्योंकि डॉक्टर सुप्रिया, एक बात ये भी है कि हेमोपैथी में अगर हम पैसे की बात करें,
क्योंकि डॉक्टर का प्रोफ़ेशन इसका मतलब है कि बहुत सारा पैसा, जो लोगों की मानसिकता हो चुकी है इन दिनों। तो होम्योपैथी के डॉक्टर का मतलब है कि आपके पास आप उतना पैसा नहीं कमा रहे हो जितना एलोपैथी का डॉक्टर कमा सकता है या कमाता है। तो वो जो एक यहाँ जो लोगों के अंदर क्या कह माइंडसेट। सकते हैं माइंडसेट और माइंडसेट से भी बड़ा कुछ अगर हो तो मैं उस शब्द का प्रयोग मैं ढूँढने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो चीज़ें जो बैठी हैं चीज़ें दिमाग में कि पैसा महत्वपूर्ण है और अगर आप भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं तो आप एलोपैथी के डॉक्टर बनिए, आप सर्जन बनिए, आप मतलब किसी स्पेशलिस्ट बनिए, हार्ट के बनिए या किडनी के बनिए या किसी भी चीज़ के। तो ये जो एक लाइन है, जो एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से अलग कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, कोई भी पैथी, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, ये इन टर्न, मतलब एक साथ ही काम करते हैं। कोई क्रूड पे कर रहा है, कोई एक्सट्रैक्शन पे कर रहा है, कोई उसका केमिकल वो करके रिस्टोरेशन तब कर रहा है। तो ये सब हैं दोस्त, लेकिन उनको तोड़ दिया गया है कि नहीं, एलोपैथी ज़्यादा अच्छी है, होम्योपैथी कम अच्छी है, आयुर्वेद खराब है, यूनानी तो कुछ काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं है। जिसको जहाँ पे सुविधा जैसी होती है, वहाँ वो वैसा इलाज पा रहा है। और ये एक भ्रांति सामाजिक तौर पे है कि एलोपैथी में जल्दी आराम हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी आराम होता है उतनी जल्दी वापस भी तो दे देता है चीज़ें। आप एंटीबायोटिक लेते हैं, आपने 5 दिन लिया, पता चला 20वें दिन वापस से वही सिम्टम्स आ गए, तो फिर आप एंटीबायोटिक लेते हैं। टाइम उतना ही ले रहा है, लेकिन बदनाम होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी है कि ये बहुत समय लेती है। मैं ये कहती हूँ कि आप आइए, मैं 15 दिन की दवाई दूंगी, उसमें भी अगर आपको चेंजेस ना नजर आए आपकी बीमारी में, तो नाम बदल दूंगी। तो क्या बात ये है डॉक्टर सिर्फ सुप्रिया, बहुत बड़ी बात विश्वास, आपने कही। जी, विश्वास की ये बात है और विश्वास। और जी, हमारा, मान लीजिए मैं और आप हैं, मैं डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हैं, अगर हमारा संपर्क हुआ तो हमारी बातचीत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसमें कोई ये न रहे कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपको क्या तकलीफ है। एक बात कही जाती है कि वकील और डॉक्टर से कोई मर्ज कुछ छुपाना छुपाना नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, सही बात। तो जितना आप अच्छे से अपने को बताएंगे, उतना अच्छा डायग्नोसिस होगा, उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो इसलिए ये कह देना कि भाई वो अच्छा है, वो खराब है, ऐसा नहीं। हर चीज़ के अपने दायरे हैं। तो डॉक्टर सुप्रिया, चलते-चलते क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने इस पटल पे मेरे को जोड़ा। और दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी दीजिए, इस्तेमाल करिए, लेकिन पूरा उसका किसी भी फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाके समझ लीजिए, तब दवा दीजिए। गूगल करके दवा मत लीजिए। कहा जाता है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप सबको ये बताना चाहूँगी कि लॉन्ग टर्म पे कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस आपको अपने अंदर नज़र ज़रूर आएंगे, अगर आप गूगल कर के दवाइयाँ लेंगे या किसी के कहने में दवाइयाँ लेंगे। जो पढ़ा हो होम्योपैथी, उसके भाई वो पढ़ रहा है कुछ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको दवाई बता रहा है। अगर उसने एक प्रोफेशनल वो नहीं लिया है, तो एक बार चेक ज़रूर करिए किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन को दिखा के, तो उससे बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। और जनरल दवाइयों
को आप ले सकते हैं एक्यूट डिजीज़ में। क्रॉनिक डिजीज़ में बिल्कुल भी हिट एंड ट्रायल मत करिए, कोई भी दवा मत लीजिए, एक बार जाके डॉक्टर सलाह लीजिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर सुप्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी हैं हम। इतनी अच्छी हमसे बातचीत की आपने, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चले और होम्योपैथी के ऊपर जो अविश्वास है थोड़ा-सा, तो वो अविश्वास खत्म हो ऐसी कामना हम करते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। नमस्कार वैभवी जी, धन्यवाद इस पटल पे जोड़ने के लिए। सभी को बहुत प्रणाम। आभार। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार। आप हमेशा जुड़ते हैं, बने रहते हैं, हमारे कार्यक्रम की सराहना करते हैं और हमारे कार्यक्रम को देखकर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं। बहुत-बहुत आभारी हैं हम। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया 99 एपिसोड आज हो चुका है। अगला एपिसोड हमारा 100 एपिसोड होगा और 100वें एपिसोड में आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए, बनिए। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।